press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है कर्षणिका विकिरण में ऊर्जा का स्पेक्ट्रमी वितरण किस प्रकार से होता है। ये टॉपिक जो है वो 3-4 बार आ चुका है। 12 में, 2013 में, 2009 में, 2015 में भी आया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एक प्रायोगिक वक्र है जिनसे तुलना करके हम ये पता करते हैं कि ब्लैक बॉडी में लैम्डा का स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के साथ किस प्रकार से रिलेशन होता है। तो उससे पहले मैं आपको ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे चैनल ने 1000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। आपका बहुत सहयोग रहा, हमेशा आगे रहेगा और आगे से आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो आप इसको सपोर्ट करें, आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ते जाएं और सभी को इसका लाभ मिल सके। तो पार्ट नंबर अपना 5 है। इससे पहले हमने ब्लैक बॉडी के 4 पार्ट डाल दिए हैं। तो इसमें देखें, कर्षणिका से उत्सर्जित विकिरण में सभी संभव तरंग दैर्घ्य, सभी संभव यानी जितनी भी हो सकती हैं, निम्न मान से लेकर उच्च मान तक की सभी संभव तरंग दैर्घ्य के विकिरण विद्यमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स रेंज के ही रेडिएशन वहाँ पे होते हैं। सभी ऑलमोस्ट सभी संभव, जितने भी संभव पॉसिबल हो सकते हैं, उन सभी वेवलेंथ के विकिरण वहाँ पे विद्यमान होते हैं। तो किसी तरंग दैर्घ्य के उत्सर्जित विकिरण की मात्रा के मान का प्रायोगिक अध्ययन सबसे पहले 2 वैज्ञानिक लूमर और प्रिंगशैम ने किया था। उन्होंने क्या किया कि जो आपकी वेवलेंथ है, कोई भी वेवलेंथ है, उससे उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा किस प्रकार से डिपेंड करती है उन वेवलेंथ के साथ, इसका सबसे पहले प्रायोगिक अध्ययन किया था लूमर और प्रिंगशैम ने। इन्होंने क्या किया कि भिन्न भिन्न तापों पर कर्षणिका से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण का अध्ययन किया। यही अपना टॉपिक है, ऊर्जा का स्पेक्ट्रमी वितरण, यानी कि हमें ग्राफ से इसको दिखाएंगे किस प्रकार से ये रिलेशन रखता है। इनके प्रायोगिक व्यवस्था को चित्र में दिखाया गया है। हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनकी प्रायोगिक व्यवस्था थी। यहाँ पे एक ओ जो पॉइंट दिखाया, ये होती है ब्लैक बॉडी। ये एक अवतल दर्पण है ए। यहाँ पे ब्लैक बॉडी से रेडिएशन आते हैं, इससे टकराते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ये स्लिट, इस स्लिट से ये गुजरते हैं। इस स्लिट का अर्थ ये है कि जो भी विकिरण है वो अलग अलग दिशाओं से आएंगे, तो सभी एक साथ समूह में होके और इस स्लिट के अंदर से गुजरें और आगे वाले दर्पण बी पर, अवतल दर्पण बी पर वो आपतित हों। उसके बाद इस दर्पण बी से जो विकिरण है वो रिफ्लेक्ट होते हैं और ये इस प्रिज्म पी से पार हो जाते हैं, इससे पार निकलते हैं। ये प्रिज्म है वो फेल्सपार प्रिज्म होता है। इस प्रिज्म से निकलने के बाद ये आगे अवतल दर्पण सी पे टकराते हैं। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जो टी दिखाई दे रहा है आपको, ये टी तो आपका है बोलोमीटर, बोलते हैं इसको बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या करता है, बोलोमीटर जो आपकी कर्षणिका की जो क्षमता है, कितनी उसमें पावर है, कितनी उसकी शक्ति है, उसका मापन करता है। और इसके आगे लगा है गैल्वेनोमीटर, यानी कि इससे संबंधित विक्षेपित दिखाने के लिए कितनी पावर में इसके पास जो विकिरण है वो आ रही है, कितनी करंट जो है वो दिखाएगा सर्किट में। तो अब देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जो इसका ग्राफ है वो किस प्रकार से है। इस ग्राफ को बड़े ध्यान से आपको समझना है। ये टॉपिक जो है बीएससी 3rd ईयर में भी लगता है और बीएससी 2nd ईयर में भी लगता है। तो इस ग्राफ को पहले आप देखें कि हमारे पास 3 टेम्परेचर होंगे, T1, T2, T3। T3 का मान सबसे ज़्यादा है, T2 का मान उससे कम है, T1 का मान सबसे कम है। और अलग अलग इन टेम्परेचर्स पर जो लैम्डा है वो अलग अलग है। एक्स अक्ष पर लैम्डा लिया गया है और वाई अक्ष पर ई लैम्डा यानी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता को लिया गया है, जो एक वर्णी आप कह सकते हैं। यहाँ पर एक वर्णी भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अलग अलग टेम्परेचर पर जो वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता है ये वाली और वेवलेंथ है, उनके बीच में ग्राफ खींचा। उस ग्राफ को क्या कहा गया, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ कहा गया। अब इस ग्राफ की विशेषताएं क्या थी ये आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ ये ग्राफ याद रखना है। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि ये टोटल विशेषताएं आपको याद हो जाएंगी। ग्राफ देख के आप अपने आप लिख दोगे, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। पहली विशेषता है कि ऊर्जा वितरण का वक्र सतत होता है। सतत का मतलब है कंटिन्यूस, यानी कि ऐसा नहीं है कि बीच में से वक्र टूट जाएगा, किसी वेवलेंथ पे कोई ई लैम्डा का मान नहीं मिलेगा। वेवलेंथ चाहे कम हो और चाहे वेवलेंथ चाहे ज़्यादा हो, प्रत्येक टेम्परेचर पर
प्रत्येक वेवलेंथ के विकिरण है वो उत्सर्जित होते हैं, यानी लगातार हमें ग्राफ को मिलता ही जाता है। यानी कि प्रत्येक ताप पर, चाहे वो T1 हो, T2 हो, T3 हो या और कुछ हो, वेवलेंथ की प्रत्येक वेवलेंथ के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। यानी अगर कम ताप है तो कम वेवलेंथ हो सकता है, ज़्यादा है तो ज़्यादा, इस तरीके से। यानी प्रत्येक टेम्परेचर पे प्रत्येक वेवलेंथ के विकिरण उत्सर्जित होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी अलग अलग टेम्परेचर पर जो अलग अलग वेवलेंथ के विकिरण उत्सर्जित होंगे उनकी मात्रा अलग अलग होगी। यानी उनकी वैल्यू देखें, यहाँ देखें T1 है, T1 के लिए लैम्डा का मान इतना है, T2 के लिए लैम्डा का मान और बढ़ गया, यानी मात्रा बढ़ रही है, और T3 के लिए और बढ़ गया। तो इस प्रकार से मात्रा अलग अलग होती है अलग अलग वेवलेंथ के साथ, लेकिन होता ये कंटिन्यूस है, सभी विकिरण उसमें उत्सर्जित होते हैं। नंबर 2, ताप वृद्धि से प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो वेवलेंथ है उनकी विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होगी। जैसे देखें आप डायग्राम में, यहाँ पर आपके पास T1 टेम्परेचर, जैसे आपने T2 टेम्परेचर किया, ये ग्राफ इतना ऊपर चला गया, फिर T3 टेम्परेचर किया और बढ़ाया तो ग्राफ इतना ऊपर चला गया, और ग्राफ के ऊपर जाने का मतलब है ई लैम्डा का मान बढ़ रहा है, यानी कि उनकी जो मात्रा है, विकिरणों की मात्रा जो है वो क्या है, बढ़ रही है टेम्परेचर वृद्धि से। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, किसी दिए गए ताप पर, कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर पर वेवलेंथ के बढ़ने से वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है, फिर एक विशिष्ट वेवलेंथ लैम्डा एम पर अधिकतम मान ई लैम्डा एम को प्राप्त करता है, और फिर ये घट जाता है। देखें इस डायग्राम में, जैसे हमने लिया T1 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर का मान जब एक फिक्स टेम्परेचर पे लैम्डा का मान कम है, यहाँ पर है लैम्डा का मान, जैसे जैसे हम लैम्डा बढ़ा रहे हैं, पहले क्या होगा, ई लैम्डा का मान बढ़ेगा, ऊपर जा रहा है ग्राफ, फिर एक विशिष्ट लैम्डा पे, यानी कि इसके लिए लैम्डा है लैम्डा M3, ये वाली, इस पे अधिकतम हो जाता है। ये यहाँ पे जो भी वैल्यू हो, इसको आप ई लैम्डा एम कह सकते हैं, M3 कह सकते हैं, यहाँ पे लैम्डा M3 के संगत है, और फिर लैम्डा और बढ़ाएंगे तो ये वापस से कम होने लग जाएगा। इस प्रकार से प्रायोगिक वक्र प्राप्त होता है, और ये सबके लिए होता है। T2 टेम्परेचर लोगे उसमें भी ऐसा ही हो रहा है, T3 लोगे उसमें भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर था 3। पॉइंट नंबर 4, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के लिए तरंग दैर्ध्य का मान ताप वृद्धि के साथ कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। देखें इस ग्राफ को बड़े ध्यान से देखें आप, जब T1 है यहाँ पर, T2 टेम्परेचर बढ़ा दिया, T3 बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, ये जो आपका ग्राफ है आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा, ये लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है। यानी कि पहले पीक इसकी यहाँ थी, अधिकतम जो मात्रा जो है ई लैम्डा की वो अधिकतम यहाँ थी, फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ाया ये मात्रा अधिकतम वाली ऊपर आई, लेकिन ये ग्राफ जो है उसकी टॉप, इसकी जो शिखर है वो लेफ्ट साइड में आ गया, फिर और टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका टॉप और लेफ्ट साइड में आ गया। यानी ये वक्र जो है विस्थापित हो रहे हैं, इसे ही वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। विस्थापन नाम यहीं से पड़ा है, इसका ग्राफ है वो विस्थापित होता है, यानी किस साइड में होता है, कम वेवलेंथ की ओर। इधर देखें आप, इस साइड में वेवलेंथ है कम, इस साइड में वेवलेंथ है ज्यादा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे कम वेवलेंथ की ओर ग्राफ है वो विस्थापित होता जाता है। कर्षणिका के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कम वेवलेंथ की ओर अगर ग्राफ आ रहा है टेम्परेचर के बढ़ाने से, इसका मतलब है जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप T को बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ कम वेवलेंथ की तरफ आ रहा है। तो ये लैम्डा एम और T का गुणनफल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी लैम्डा एम समानुपात व्युत्क्रमानुपाती 1/T, ये रिलेशन है। ये यहाँ से आप इसको कांस्टेंट आ जाएगा, एक यहाँ से समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो लैम्डा एम T बराबर आएगा B, यानी B है एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कहा जाता है वीन का विस्थापन नियम। विस्थापन नियम कहते हैं इसको। लैम्डा एम T बराबर कांस्टेंट या B जो है वो एक नियतांक है जिसे वीन स्थिरांक कहते हैं, और उसका मान जो है वो 0.293 सेंटीमीटर केल्विन या 2.93 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। अब है 5 नंबर पॉइंट,
तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम का मान ताप के पंचम घात के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखें कि ई लैम्डा एम समानुपाती होता है टी की घात 5। कब? जब वेवलेंथ का मान लैम्डा एम हो और उस वेवलेंथ के संगत जो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम है उसका मान उस टेम्परेचर के 5 घात के समानुपाती होता है। लास्ट विशेषता जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको रेले जीन्स का नियम बताया था और एक स्टीफन वोल्टेजमान का नियम बताया था, स्टीफन वोल्टेजमान नियम E बराबर सिग्मा टी की 4। किसी दिए गए ताप पर कर्षणिका के ऊर्जा वितरण वक्र और तरंग दैर्घ्य अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल उसकी कुल उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है और ये उत्सर्जन क्षमता E जो है वो उसके परम ताप के 4 घात के समानुपाती होती है। हम ग्राफ से देखते हैं कि किस प्रकार से है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कह रहा है कि इसके और आपके ये जो लैम्डा के मध्य का जो एरिया है यानी कि ये वक्र का ये जो एरिया है ये एरिया जो है वो टी की घात 4 के समानुपाती होता है और ये कुल उत्सर्जन क्षमता को व्यक्त करता है। उसी प्रकार से ये T1 वाला एरिया जो है ये हो गया, उसी प्रकार से ये T3 वाला एरिया जो है वो ये टोटल एरिया हो गया। जैसे जैसे ये पीक ऊपर की तरफ जाती है तो ये नीचे का जो एरिया है इनका वो घटता जाता है, यानी पीक जो है वो शिखर मान इनका हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आता है E बराबर यानी कुल उत्सर्जन क्षमता E बराबर 0 से अनंत, कितनी भी वेवलेंथ हो सकती हैं, हर संभव वेवलेंथ पे होता है तो 0 से अनंत लिमिट आ जाएगी। E लैम्डा डी लैम्डा ये किसके बराबर होता है? सिग्मा टी की 4। सिग्मा आप जानते हैं स्टीफन कांस्टेंट है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये था दोस्तों अपना कर्षणिका विकिरण में ऊर्जा का वितरण वक्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।